नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए जो हम 75 दिन का कंप्लीट क्रैश कोर्स चला रहे हैं, उसका ये मेरा चौथा लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे बड़े विस्तार से डिस्कस करूंगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए एक टेस्ट सीरीज बनाया है और काफ़ी मेहनत से इसे बनाया गया है। बहुत हेल्पफुल होगा आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन के लिए ये। तो अगर आपको इसे ज्वाइन करना हो तो आपको बस करना ये है कि ज्वाइन पीसीएस 2020 लिख करके इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। यहाँ पे आपको सारी प्रक्रिया बता दी जाएगी। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक जितने लेक्चर्स हुए हैं इस सीरीज के, उन्हें आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाकर उन्हें देख लीजिए, क्योंकि एक क्रम से जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें ठीक प्रकार से एक एक बातें समझ में आएंगी। तो इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। ठीक है, तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों को हम समझें उससे पहले हम जो है उस समय के भारत के राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझना चाहेंगे, क्योंकि हम इतिहास और राज व्यवस्था दोनों को मिला करके इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, और यही तरीका भी है जिससे हमें सारी बातें समझ में आ जाए। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम में ये प्रावधान था कि 10 वर्ष के पश्चात एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि 1919 के अधिनियम की प्रगति की जांच करेगा। तो इस हिसाब से देखें तो वो वैधानिक आयोग 1929 में बनना चाहिए था, लेकिन वो वैधानिक आयोग 1927 में ही बन गया, जॉन साइमन के अध्यक्षता में। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस आयोग का जबरदस्त तरीके से भारतीयों ने विरोध किया और दिसंबर 1927 में मद्रास में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया कि इस कमीशन का प्रत्येक स्तर और प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करना है। और कहीं ना कहीं जो है ये नारा पूरे भारत में गूंज उठा कि साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि नेहरू रिपोर्ट आई और उस नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी भारत के लिए। यानी ये मांगा गया था कि हमें अधिराज्य का दर्जा दे दीजिए, ब्रिटेन के अंतर्गत रहते हुए हमें जो है डोमिनियन स्टेट बनना मंजूर है। लेकिन इसके बाद जो है दिसंबर 1929 में फाइनली कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि पूर्ण स्वराज ही कांग्रेस का लक्ष्य होगा। तो पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य होगा, ये कह दिया गया दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। इससे कम पे हम अब कोई समझौता नहीं करेंगे, हमें अब केवल आज़ादी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और इसी मांग को लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ये जो साइमन कमीशन आया था, जिसका काफ़ी विरोध भारत में हुआ था, उसकी रिपोर्ट जो है मई 1930 में आ गई। और इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गए लंदन में। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन था, असल में ये एक ही सम्मेलन था, लेकिन किसी भी निर्णय के ना निकल पाने के कारण ये गोलमेज सम्मेलन 3 बैठकों में खिंच गया। तो गोलमेज सम्मेलन 3 नहीं हुए थे, बल्कि एक ही गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था। इस नाते से ये 3 बैठकों में खिंच गया, जिसमें से हम जानते हैं कि केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया, गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। हालांकि इन गोलमेज सम्मेलनों में कोई उस तरह का निर्णय तो नहीं निकल पाया, लेकिन जो गोलमेज सम्मेलन में बातचीत हुई थी, जो चर्चा हुआ था, जो प्रस्ताव आए थे, उनको
और जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में सिफारिशें की गई थी उनको, इन सबको जोड़ करके फाइनली जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। अब देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों पर आए उससे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के पीछे अंग्रेजों की क्या सोच काम कर रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या सोच रही थी, उसके भी माइंडसेट को हम समझें। तो सबसे पहले तो ये तय किया गया कि भारत में उत्तरदायी शासन की शुरुआत तो अब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब मजबूरी हो गई है, अंदर से बहुत अधिक प्रेशर जो है भारतीयों का है। लेकिन इसके बाद भी हमें क्या करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि रक्षा यानी डिफेंस, वित्त यानी फिनांस और विदेश नीति पर हमें अपना नियंत्रण जो है बनाए रखना है। तो किसी भी हालत में ये तीन चीजें तो हमारे हाथ से नहीं ही जानी चाहिए, ठीक है, ये चीज। इसके अलावा इनका ये मामला था कि जो मध्य मार्गी हैं, जो मध्य मार्गी राष्ट्रवादी हैं, उनका हमें किसी प्रकार से दिल जीतना है। अब इस अधिनियम में हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रांतों में जो दैव शासन व्यवस्था चल रही थी उसका अंत कर दिया गया और प्रांतों में स्वायत्तता दे दी गई। तो प्रांत स्वायत्त हो गए, अपना निर्णय जो है वो करने के लिए स्वतंत्र हो गए, और वहां पर जो दो तरह की सरकारें चल रही थी उनका काम खत्म हो गया। अब मंत्रियों की ही सरकारें प्रांतों में चल रही थी और मंत्रियों की बातों को सुनना गवर्नर के लिए जरूरी था। कुछ शर्तों के साथ अगर मैं कहूं तो आज की जो व्यवस्था भारत में चल रही है उस तरह की व्यवस्था प्रांतों में लागू हो गई। 1919 में हमने बड़े डिटेल में बात किया था कि ये दिक्कत, ये परेशानी, वो सब खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज की गई। अब इसमें क्या था कि जैसे कांग्रेस में एक बड़ा संगठन है तो कई गुट हैं, तो जो मध्य मार्गी हैं, जो एब्सोल्यूट डिसीजन नहीं चाहते हैं, हम देख रहे हैं पूरा देश ही इस समय मध्य मार्ग पर चल रहा है कि क्या कहते हैं हम बीच का रास्ता। आप हमेशा बड़े बड़े लीडर्स को बड़े बड़े मुद्दों पे आप हमेशा सुनते होंगे हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। कभी आप नहीं सुने होंगे कि हम उचित रास्ता निकाल रहे हैं, हम सही रास्ता निकाल रहे हैं, ये नहीं, हम बीच का रास्ता। आप देख लीजिए, बीच का रास्ता हमारे देश का ध्येय वाक्य बन गया है, जबकि कभी भी बीच का रास्ता नहीं निकलना चाहिए, हमेशा सही रास्ता निकलना चाहिए, ठीक ना। तो जो मध्य मार्गी राष्ट्रवादी हैं वो ये क्या कर रहे हैं कि प्रांतों में स्वायत्तता इन्होंने दे दी और उसके बाद परिसंघ ये बना ही रहे हैं। कुछ ही विषय गवर्नर जनरल अपने पास रख रहा है, केंद्र की बात कर रहा हूं, और उसके अलावा सारे विषय भारतीय मंत्रियों के हाथ में आ जाएंगे। तो ठीक तो है, अब पूर्ण स्वराज पर एकदम से चिल्लाइए मत, नहीं तो इतना तो दे रहे हैं, कम से कम इतना तो लीजिए। आप पूर्ण स्वराज की रट मत लगाइए, क्योंकि हमें यह लगता है कि ब्रिटिश पूर्ण स्वराज देंगे नहीं, इसलिए दबाव मत बनाइए, जो मिल रहा है उसको लीजिए। तो ये जो मध्य मार्गी राष्ट्रवादी हैं जो ये बात कहेंगे, और जो राष्ट्रवादी ये कहेंगे कि नहीं हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, उन दोनों के बीच मतभेद हो, ये बात। इसके अलावा इसमें पहली बार क्या किया गया कि राजाओं को भी अखिल भारतीय संघ से जोड़ने का प्रयास किया गया। तो जब राजा अखिल भारतीय संघ में आएंगे, हम देखेंगे उस संघ का क्या ढांचा है, वो सब हम देखेंगे। आप एक क्रम से बने रहिए, एक एक चीजों को हम समझेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर जो था भारत सरकार अधिनियम 1935 का, वो पूरा हम जो है देखने वाले हैं। तो अब राजाओं को हम लाएंगे, तो जब राजाओं को हम लाएंगे तो कहीं ना कहीं हम कांग्रेस को काउंटर करेंगे राजाओं के द्वारा। और क्या, तो जो है कांग्रेस को अलग थलग करना। और एक विषय यह भी था कि जब प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई तो जो प्रीमियर बैठ रहा है, प्रधानमंत्री कहते थे मुख्यमंत्री को, जो प्रांतों में बैठते थे, तो वो जो प्रधानमंत्री बैठेगा प्रांतों में, वो क्या होगा, वो उसके पास एक्चुअल पावर्स होंगी शासन की। तो वो जो राष्ट्रीय लीडर्स हैं कांग्रेस के, अब नेहरू जी हैं तो बहुत बड़े लीडर, लेकिन कोई पार्टी का कार्यकर्ता है जो कद में नेहरू जी से काफी छोटा है, लेकिन किसी स्टेट को वो चला रहा है, तो वो ज्यादा पावरफुल हुआ ना, ठीक है। तो ऐसे
प्रांतों से नेता हम निकालेंगे जो कि राष्ट्रीय नेताओं को क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। थोड़ा सा मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए घूम रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार नहीं और प्रांत में कोई चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो अंतर है ना। इस तरह के तो ये लीडर्स जो है उनको काउंटर करेंगे। कुछ लोग मेरी बात को समझे होंगे और जो लोग नहीं समझे होंगे वो कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे लक्ष्य थे ब्रिटिशों के भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के पीछे। अब सीधे सीधे हम आ जाते हैं इसके प्रावधानों पर। तो देखिए ये बहुत विस्तृत दस्तावेज था, काफी विस्तृत, और इसी से हमारा भारतीय संविधान प्रभावित हो गया, तो वो भी काफी विस्तृत हो गया। तो इसमें 10 अनुसूचियां थी और कुल 321 अनुच्छेद थे, तो काफी जो है आराम से इसको लिखा गया था। इसके अलावा क्या हुआ, भारत के संविधान पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, तो मुझे कमेंट करके आप बताएं उन मुख्य मुख्य प्रावधानों को जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं 1935 के अधिनियम से। कमेंट करके इसका उत्तर आप जरूर दें। इसके अलावा क्या किया गया, तो ये दैव शासन का प्रांतों से अंत और प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ कर दी गई। तो प्रांतों से दैव शासन व्यवस्था को हटा दिया गया। हमने बड़ा विस्तार से 1919 के अधिनियम में पढ़ा कि ये आरक्षित विषय हैं, ये हस्तांतरित विषय हैं, इन पर जो है मंत्री शासन करेंगे, इस पर जो है गवर्नर अपनी परिषद के, प्रांतों की बात हम करें तो गवर्नर अपनी परिषद के मदद से काम करेगा, ये सब हमने देखा था। तो ये जो दैव शासन व्यवस्था था इसका प्रांतों से अंत कर दिया गया, प्रांतों में स्वायत्तता दे दी गई पूरी की पूरी। मतलब अब इसमें कुछ नहीं जो है, गवर्नर जनरल का बहुत हस्तक्षेप नहीं रह गया, न तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। इनको एक अलग आइडेंटिटी के रूप में प्रांतों की स्थापना हुई, तो इनको स्वायत्तता मिली। लेकिन जो दैव शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम से प्रांतों में लाई गई थी, 1935 के अधिनियम से उसे प्रांतों से तो हटा दिया गया, लेकिन केंद्र में उसे लेकर के आ गए। तो केंद्र में दैव शासन व्यवस्था आ गई। हम देखेंगे अभी ढांचा, तो उस पर बात करेंगे। और सबसे मुख्य अगर प्रावधान कहें हम कि 1935 के अधिनियम का सबसे मुख्य प्रावधान क्या था, तो वो ये था कि भारत का एक परिसंघ बनेगा। तो पहली बार अखिल भारतीय फेडरेशन की बात की गई। इससे पहले हमने देखा था 1919 के अधिनियम में भी ये बात हुई कि प्रांतों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रांतों को दिए जाएं और केंद्र के भी जो सब्जेक्ट हैं वो केंद्र को बताए जाएं। तो शासन के 2 सूचियों का निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी इससे पहले तक भारत के जो शासन का ढांचा था वो पूर्णतया एकात्मक था और प्रांतों को जो भी शक्तियां मिली थी वो केंद्र के द्वारा दी गई थी। और इस तरीके से हम कहें तो जो प्रांत थे वो केंद्र के एक एजेंट मात्र थे। लेकिन यहां पर अब बात हो रही है अखिल भारतीय फेडरेशन की। तो ये अखिल भारतीय फेडरेशन बनेगा कैसे, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत, राजसी रियासतें, इन दोनों से मिलकर के बनेगा। तो अब इसको भी हमें समझना होगा कि ये सारा क्या मामला है। तो देखिए भारत पर उस समय 2 तरह के का शासन चल रहा था। एक तो प्रत्यक्ष ब्रिटिशों के नियंत्रण का शासन, जिन पर जो है ब्रिटिश प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन करते थे। एकदम आसान भाषा में कहूं तो जिन स्टेट्स में, जिलों में कलेक्टर्स बैठते थे, आईसीएस के अधिकारी बैठते थे, ठीक है, उनका शासन ब्रिटिशों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। और ये लगभग 2/3 जो पूरा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वर्मा को मिलाकर के जो एकीकृत भारत था उस समय का, उसके 2/3 हिस्से पे लगभग ये ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। और 1/3 जो भारत बचा हुआ उस पर जो है देसी राज्य, देसी राजा शासन करते थे। इन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, राजकुमारों का राज्य। अब ये जो प्रिंसली स्टेट होते थे ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ही आते थे, लेकिन इनके जो आंतरिक सब्जेक्ट्स थे वो पूरी तरीके से इनके अधिकार में होते थे। तो आप भी ये सुनते होंगे कई जगहों पर, जैसे हम लोग हैं जहां के, वहां पर एक
प्रिंसली स्टेट था। आप लोग भी अपने अपने जहां जहां से भी बिलोंग करते हैं वहां पर अगर कोई प्रिंसली स्टेट हो तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक तरफ तो ये सुनते हैं कि भारत पर ब्रिटिशों का कब्जा था और दूसरी तरफ आप ये भी सुनते हैं कि ये फलाना राज्य था, इसके फलाना राजा थे। तो ऐसे कुल 565 राजा थे। अभी देखिए सिंधिया जी की काफी चर्चा हुई, ग्वालियर के सिंधिया, तो ये क्या थे? ये राजा थे ग्वालियर के, ठीक है। इसी प्रकार से 1/3 भारत पर देसी नरेश शासन करते थे, देसी राजा शासन करते थे। वो ब्रिटिशों के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आते थे। हालांकि रेजिडेंट के मामले में के माध्यम से काफी उनके ऊपर जो है हस्तक्षेप रखा जाता था, लेकिन फिर भी वो अपने विषयों में बिल्कुल जो है स्वतंत्रता से शासन कर रहे थे, देसी नरेश, ठीक है। तो देसी जो राज्य थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजकुमारों के राज्य थे, उनकी बात अभी तक जितने भी हमने अधिनियमों की बात की उनमें उनकी बात नहीं की। जितने भी प्रावधानों की हम अभी तक बात कर रहे थे 1773 से लेके 1919 तक, उसमें हम किस की बात कर रहे थे? ब्रिटिश भारत की, जिस पर ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। जितने सुधार आ रहे थे, जितने अधिनियम आ रहे थे, वो कहां लागू हो रहे थे? वो सब ब्रिटिश भारत पर लागू हो रहे थे। देसी जो राज्य थे वो एकदम अलग थे। 565 लगभग, कुछ तो बहुत बड़े थे, इंग्लैंड से बड़ा जैसे हैदराबाद, जैसे जम्मू कश्मीर, और कुछ इतने भी छोटे थे कि वो 50 से 100 गांव पर प्रशासन करते थे। कुल मिला के 565 थे। तो ये 565 देसी रियासतें एकदम अलग रही 1919 तक, लेकिन 1935 में उनको जो है जोड़ने की बात हुई। तो 1935 का अधिनियम पहला वो अधिनियम था जो देसी रियासतों की भी बात कर रहा था, प्रिंसली स्टेट्स की भी बात कर रहा था। तो ये कहा गया कि जो 2/3 भारत है प्रत्यक्ष नियंत्रण में ब्रिटिशों के, यानी ब्रिटिश भारत, उसको मिलाया जाएगा। और राजसी, उस समय ब्रिटिश भारत में कुल 11 प्रांत थे और 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र थे। तो जो छोटे छोटे क्षेत्र होते थे वहां चीफ कमिश्नर्स बैठते थे, ठीक है। कहीं एलजी भी बैठते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र और ये 565 राजसी रियासतों को मिला करके ये भारत का परिसंघ बनना था, भारत का फेडरेशन बनना था, ये बात कहा गया। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी दी गई थी कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र थे, यानी जो ब्रिटिश भारत था, इसके लिए तो इस फेडरेशन में जुड़ना अनिवार्य रखा गया। लेकिन देसी रियासतों को यह कहा गया कि आपकी इच्छा हो तो आप जुड़िए, आपकी इच्छा ना हो तो आप मत जुड़िए, यानी उनके लिए ये ऐच्छिक था। तो क्या लिखा मैंने? लेकिन तभी जब आधे से अधिक राजसी रियासतें चाहें, तो यह कहा गया कि यह फेडरेशन तभी बनेगा जब आधे से अधिक देसी रियासतें ये कहें कि नहीं हम फेडरेशन में शामिल होना चाहते हैं, तो ये फेडरेशन बनेगा। अगर देसी रियासतों ने ये कहा कि हम फेडरेशन में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो ये फेडरेशन नहीं बनेगा। और निश्चित रूप से देसी रियासतें ये कहने ही वाली थी, या इन्होंने कहा ही कि हम इस फेडरेशन में शामिल नहीं होंगे। क्यों हम फेडरेशन में शामिल होंगे? इन सारी प्रक्रियाओं में हम अलग है, हमारी अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये कभी जो फेडरेशन था ये बना ही नहीं। तो ये जो प्रस्तावित ढांचा हम आगे देखेंगे वो बना ही नहीं। तो अब आ जाते हैं हम फेडरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे किया गया। अब केंद्र के ढांचे को हम समझते हैं। हमने आपको ये बताया था कि राजाओं को इस फेडरेशन से जोड़ करके कांग्रेस जो एक सिरदर्द बन चुकी थी अंग्रेजों के लिए, उसको अब कमजोर करना है। कैसे किया गया? तो देखिए केंद्र में जो ढांचा प्रस्तावित था, यह ढांचा कभी बना नहीं, यह स्ट्रक्चर कभी लागू नहीं हुआ। केंद्र की बात कर रहा हूं, प्रांतों में तो लागू हुआ, केंद्र की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो केंद्र में निम्न सदन बना जिसे संघीय विधानसभा कहा गया। तो 2 सदन, निम्न सदन, इसे क्या कहा गया? संघीय विधानसभा, ठीक है। और ये उच्च सदन बना जिसे कहा गया राज्यों की सभा। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे आज लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है।
तो ये जो निम्न सदन था यानी संघीय विधानसभा, इसमें कुल सीटें कितनी थी? तो 375 सीटें थी। ठीक है, अब ये जो 375 सीटें थी, इसमें दो प्रकार से प्रतिनिधि चुन करके आने थे। अगर 1919 के अधिनियम वाले लेक्चर को आपने अच्छे से देखा है तो आप मेरी बातों को ठीक प्रकार से समझ रहे होंगे। तो कुल 375 सदस्य इसमें थे। अब ये दो तरीके से आने थे। एक कैसे आएंगे? तो 250 जो है आएंगे ब्रिटिश भारत से। जो ब्रिटिश भारत है, जिस पर इतने डिटेल में मैंने बताया, उस ब्रिटिश भारत से 250 सदस्य आएंगे। और ये कैसे आएंगे? ये चुनाव लड़ करके आएंगे। और इस बार इसी समय बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह व्यवस्था की गई कि 10% लोग अब मताधिकार में आ गए। तो 2.5-3% हमने 1919 की बात की थी, लेकिन अब जो है मताधिकार का विस्तार किया गया। तो ये चुनाव लड़ करके आएंगे। 250 लोग ब्रिटिश भारत से चुनाव लड़ करके आएंगे, लेकिन 125 लोग जो होंगे कुल 375 में से, ये राजसी रियासतों द्वारा नामित किए जाएंगे, नॉमिनेटेड किए जाएंगे। तो प्रिंस जो राजसी रियासतें, अब इनको इनके क्षेत्रफल के हिसाब से, इनके जनसंख्या के हिसाब से जो राजसी रियासतें थी, देसी रियासतें थी, ये सीटें दी गई थी। अब जैसे हैदराबाद बहुत बड़ा था, तो इस प्रकार से कुल 565 को मिलाकर के 125 सीटें दी गई थी। तो मान लीजिए अगर हैदराबाद को एक सीट मिली है, तो हैदराबाद का नवाब जो है, जिसको भी बुला करके ये कहे कि तुम चले जाओ और तुमको जाकर के कहां बैठना है? संघीय विधानसभा में बैठना है, तो बैठ जाए, नॉमिनेटेड। ठीक है, तो 250 ब्रिटिश भारत से चुनाव लड़ करके आएंगे, प्रत्यक्ष मतदान से आएंगे। और 125 कैसे आएंगे? ये राजाओं की इच्छा पर आएंगे, उनके द्वारा नॉमिनेटेड होकर के आएंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इनका प्रतिनिधित्व अधिक था। अगर 375 में हम 125 को देखें तो ये 33% होता है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व ये अधिक था। इनको और कम सीटें दी जानी चाहिए थी, लेकिन इनको इतनी अधिक सीटें दी गई ताकि जो है ये कांग्रेस से ही अधिक चुनकर सदस्य आने वाले थे। इन 250 में से ज्यादातर तो कांग्रेस से ही चुन के आते, कांग्रेस ही पर्याय थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो 33% दे दो ताकि इनकी आवाज को यहां पर ये दबा के रखें। अब ये काम तो किया गया निम्न सदन में। उच्च सदन में क्या किया गया, यानी राज्यों की सभा में क्या किया गया? तो यहां पर कुल 260 स्थान था। इस 260 स्थान में से 156 ब्रिटिश भारत से चुनाव लड़ करके आएंगे। ब्रिटिश भारत से 156 लोग चुनाव लड़ करके आएंगे और 104 लोग राजसी रियासतों द्वारा नामित किए जाएंगे। तो ये नॉमिनेटेड होंगे। अब यहां देखिए, अगर यहां 33% प्रतिनिधित्व था देसी रियासतों को, तो राज्यों की सभा में तो इनका प्रतिनिधित्व 40% कर दिया गया। यहां अगर ये 33% रहा तो यहां पर ये 40% कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया निम्न सदन और उच्च सदन की बात। तो ये जो ढांचा हमने डिस्कस किया ना, ये पूरा ये कभी बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि देसी रियासतों ने कहा कि इन सब व्यवस्थाओं में हमें शामिल नहीं होना है, हमें अलग ही रहने दो। तो ये जो व्यवस्था है ये कभी लागू ही नहीं हुई। अब बात करते हैं प्रांतों की। प्रांतों में भी प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई। और एक काम और प्रांतों में कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि 6 प्रांतों में प्रांतीय विधान परिषद और प्रांतीय विधानसभा, माने 2 सदन बना दिए गए। तो अभी तक हम 1 सदन देख रहे थे प्रांतों में, तो प्रांतों में 2 सदन बना दिए गए। यानी वहां जो लेजिस्लेचर रहा वो द्विसदनी हो गया, उसके 2 हाउस हो गए। एक को क्या कहा गया? प्रांतीय विधान परिषद, ठीक है, और दूसरे को क्या कहा गया? प्रांतीय विधानसभा। तो अभी कमेंट करके बताइए कि भारत में इस समय कितने राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधायिका है। तो भारत में बहुत कम राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधायिका है, और बहुत अधिक राज्य ऐसे हैं जिनमें एक ही सदन है विधायिका का। तो इसी प्रकार से जैसे वर्तमान में भारत में है, दोनों प्रकार के राज्य हैं, एक सदनीय भी और
दो सदनी भी। तो इसी प्रकार से 1935 के अधिनियम के हिसाब से 6 प्रांत ऐसे थे जिनमें द्विसदनी विधायिका स्थापित हुई। ये कौन कौन से प्रांत थे? बंगाल, बिहार, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत और असम। 1 2 3 4 5 6, ये 6 यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, ये 6 प्रांत थे जहां पर द्विसदनी विधायिका स्थापित हुई, और 5 प्रांत ऐसे थे जिसमें केवल विधानसभा यानी एक सदन ही जो है लेजिस्लेचर का बना। ये कौन कौन से थे? तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1, मध्य प्रांत 2, पंजाब 3, सिंध 4 और उड़ीसा 5। इसमें भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये सिंध और उड़ीसा इसी अधिनियम के द्वारा बनाए गए। अभी हम आएंगे अधिनियम पर तो बात करेंगे। तो कुल मिला के 6 + 5, ठीक है, इतने स्टेट्स रहे। ठीक है, हमने अभी बात की ना 6 ब्रिटिश प्रांत। तो ये ढांचा था 1935 का प्रस्तावित ढांचा। ठीक है, लेकिन ये ढांचा जो इधर है ये कभी भी यानी केंद्र में ये कभी भी बना ही नहीं, और ये प्रांतों में रहा। अब हम आते हैं फिर से अपने चार्ट पर, और कुछ और बातें हमें करनी हैं उस पे हम आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने समझ ली। अब इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और कुल मिलाकर 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि आज की तरह जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अंतिम निर्णयन का अधिकारी है, उस प्रकार से नहीं था। उस समय जो संघीय न्यायालय था इसके विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में जो इंग्लैंड में थी अपील की जा सकती थी, तो यहाँ के निर्णय के विरुद्ध भी अपील हो सकती थी। ठीक है, और इसके जो फैक्ट के हिसाब से इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे पहले वो सर मॉरिस गेवियर थे। अब क्या किया गया? तो शासन की 3 सूचियां बनाई गई। शासन की 3 सूचियां बनाई गई। तो अब स्पष्ट रूप से जो है 3 सूचियों के हिसाब से कार्य का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, यहां देख लें हम। तो शासन की 3 सूचियां बनाई गई। भारत के भी संविधान में शासन की 3 सूचियां हैं। तो संघ सूची, इसमें 59 विषय थे। तो अब प्रॉपर तरीके से बता दिया गया कि ये इतने सब्जेक्ट्स हैं जो केंद्र के हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं जो प्रांत के हैं, इतने सब्जेक्ट हैं जो समवर्ती सूची के हैं, और इन पर जो है दोनों की अधिकारिता। तो संघ सूची में 59 सब्जेक्ट्स रखे गए, समवर्ती सूची में 36 और 54 प्रांतीय सूची में रखे गए। ठीक है, तो इस प्रकार से शासन की 3 सूचियां बनाई गई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रांतों से तो दैव शासन व्यवस्था को हटा लिया गया, लेकिन उस दैव शासन व्यवस्था को केंद्र में लागू कर दिया गया। क्या किया गया? देखिए, अब यह किया गया कि जो संघीय विषय थे, यहां हमने देखा ना संघीय जो विषय रहे 59, इसमें इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक उसी प्रकार से जैसे 1919 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में किया गया था। क्या किया गया? तो यह कहा गया कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आरक्षित हैं, ठीक है, रिजर्व्ड हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हस्तांतरित हैं, ट्रांसफर्ड हैं। तो ये जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे इस पर गवर्नर जनरल को अपने परिषद की मदद से शासन चलाना था, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे इन पर जो है भारत के मंत्री, ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रांतों में 1919 के अधिनियम के माध्यम से डिटेल में मैंने बताया, तो चलाना था। तो अब समझिए कि आरक्षित जो विषय रखे गए उसमें कौन कौन से विषय हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अधिकारिता भारतीयों को दी जा रही है, भारतीयों को दी जा रही है, इससे पता चलेगा। तो रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजाति क्षेत्र आदि आदि विषय आरक्षित विषय बनाए गए। तो रक्षा किसके हाथ में? वो ब्रिटिशों के ही हाथ में, और कुल मिला जुला करके सेना ही शासन का प्रतीक।
ठीक है, ये आप समझते होंगे। इसके बाद जो विषय बचे वो हस्तांतरित सूची के विषय थे, उस पर जो है मंत्रियों की सरकारें काम कर सकती थी। हालांकि यह ढांचा बना ही नहीं, लागू ही नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला, लेकिन ये ऐसे प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया। दैव शासन व्यवस्था कैसे हुआ उसको भी समझ लिया। इसके अलावा हमने बताया कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब उससे पहले तक वर्मा ब्रिटिश राज का ही हिस्सा रहा, और सिंध और उड़ीसा नामक दो नए प्रांत बनाए गए, जो कि मैंने आपको बताया ही। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया, और अब लगभग 10% भारतीय मताधिकार के योग्य हो गए। 1919 के अधिनियम में महिलाओं को भी मताधिकार दे दिया गया था, और इसके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई। तो इस प्रकार से हमने जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को ठीक प्रकार से समझा है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और कितनी मेरी बातें आपको ठीक ठीक प्रकार से समझ में आई। तो मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।